हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश। इस वीडियो में आप हमारे साथ चल रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड के मुक्तेश्वर तक की रोड ट्रिप पे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा उत्तराखंड की इस जन्नत तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, रोड की क्या कंडीशन है, पहुंचने में कितना खर्चा और कितना समय लगता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस एक वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक भी इस वीडियो को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस शानदार सफर पे। इस सफर की शुरुआत हमने अपने घर दिल्ली से सुबह 6 बजे करी। हमें आज 335 किलोमीटर का ये सफर तय करना था। रास्ते में हम क्रॉस करने वाले थे गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल और भोवाली। इस पूरे रूट पे आपको 5 टोल टैक्स के बैरियर से क्रॉस होना पड़ता है और टोटल 625 रुपए का टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। अब हम अक्षरधाम से क्रॉस करके जा रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। ये पूरा सफर दोस्तों 8 से 9 घंटे का तकरीबन होता है। हम पहुंच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे और थोड़ी देर में हम मेरठ एक्सप्रेसवे से राइट टर्न ले लेंगे और पहुंच जाएंगे हापुड़ एक्सप्रेसवे पे। दोस्तों, अगर आप 8 से 9 घंटे की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मतलब मुक्तेश्वर या नैनीताल या उसके आसपास के इलाकों में जाना चाहते हैं, तो इस रूट पे आप सुबह 6 बजे से पहले निकल जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल हम गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। आप जैसे जैसे लेट करेंगे वैसे वैसे ट्रैफिक इस रोड पे और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे ही हैं। इस रोड पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। अब थोड़ी देर में हम हापुड़ के डायरेक्शन में राइट टर्न ले लेंगे। अब लीजिए, आ चुका है वो टर्न जहां से हमें मेरठ एक्सप्रेसवे को स्किप करना है और टर्न ले लेना है हापुड़ के डायरेक्शन में। इस रोड से आप लखनऊ तक भी जा सकते हैं। लखनऊ की दूरी यहां से तकरीबन 500 किलोमीटर है और थोड़ी दूर आगे बना है नया गंगा एक्सप्रेसवे जो आपको सीधे प्रयागराज तक ले जाता है। इसके लिए भी आपको यहीं से एक कट मिल जाता है। अब लीजिए, हम आ चुके हैं पहले टोल पे। इस पूरे रूट पे टोटल 5 टोल हैं जिसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। अगर आप एनुअल पास लेके आते हैं तो भी यहाँ पे एनुअल पास अलाउड है। अब लीजिए, हम पहुंच चुके हैं हापुड़। हापुड़ पहुंचने में दिल्ली से 1 घंटे का समय हमें लगा। दोस्तों, आजकल नॉर्थ इंडिया में गर्मी का भयंकर कहर चल रहा है और लोग ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे उनको थोड़ी ठंड का एहसास हो। हिल स्टेशन आजकल पूरी तरह से जैम पैक्ड हैं, जो कि फेमस हिल स्टेशन है। मसूरी, मनाली, शिमला जैसे हिल स्टेशन में अगर आप अपनी गाड़ी लेके पहुंच गए तो आज की डेट में वहां जाना असंभव है। मुक्तेश्वर एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आप आज की डेट में भी जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा शांति का एहसास होगा और ठंड भी वहां पे 10 से 15 डिग्री आज की डेट में भी मौजूद है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर। नीचे पवित्र मां गंगा बह रही है। गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस करके अब हम आ चुके हैं तीसरे टोल पे। ये टोल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे गजरौला सिटी में। दोस्तों, अगर इस हाईवे की बात की जाए तो यह हाईवे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। कहीं भी आपको रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता नहीं दिखता। फ्लाईओवर्स भी यहाँ पे मिलते हैं और रोड काफी ज्यादा स्मूथ है। आप आराम से अपनी गाड़ी को 80 से 100 की स्पीड में यहाँ पे दौड़ा सकते हैं। इस रोड की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। दोस्तों, इस समय सुबह के 9 बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोपहर के 2 बज रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी। कार के अंदर तो खैर एसी चल रहा था, इस वजह से गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तकरीबन 45 डिग्री का टेम्परेचर बाहर मौजूद था और आज डेट थी 6 जून 2026।
लेकिन हमें इस गर्मी की परवाह नहीं थी, क्योंकि हम जा रहे थे मुक्तेश्वर और हमें पता था कि मुक्तेश्वर में हमें 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। रात में हमें बिना पंखे के कंबल ओढ़ के सोना पड़ा, वहां इतनी ज्यादा ठंड थी। अभी थोड़ी देर में हम आपको मुक्तेश्वर तक पहुंचा देंगे और आप देखेंगे मुक्तेश्वर में कैसा वेदर हमें मिला। अब हम क्रॉस कर चुके हैं चौथा टोल और अब पहुंच चुके हैं हम मुरादाबाद सिटी में। यह हाईवे दोस्तों बहुत अच्छा है और इस हाईवे पे आप मुरादाबाद तक, जिसकी दूरी दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर है, आप 3 घंटे के अंदर आराम से पहुंच जाते हैं, अगर आराम से भी आप ड्राइव करते हैं। दोस्तों हम लोग गूगल मैप की मदद से चल रहे थे, तो गूगल मैप ने हमें अब रामपुर सिटी के अंदर प्रवेश करा दिया। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहें तो इस हाईवे से आप रुद्रपुर होते हुए हल्द्वानी पहुंच सकते हैं, लेकिन गूगल मैप आपको थोड़ा शॉर्टकट दिखाता है। आते वक्त हमने इस रूट को नहीं चुना था। ये रूट आपको शहर के बीच से होके ले जाता है, जहां पे थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन मिलता है। शायद ये डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, जिस वजह से गूगल मैप ने हमें ये रूट सजेस्ट किया। देखिए हम रामपुर सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वैसे हल्द्वानी आप डायरेक्ट मुख्य हाईवे से भी पहुंच सकते हैं। जैसी अभी तक आपने रोड देखी वैसी ही रोड आपको हल्द्वानी तक मिलती है। फिलहाल हम रामपुर सिटी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि गूगल मैप हमें इस रूट से ही ले जा रहा था। रामपुर सिटी के अंदर आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा नॉर्मल ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कंजेशन कई जगह पे मिलता है। ये मुख्य हाईवे नहीं है, ये शहर की रोड है, तो यहाँ पे गाड़ी आपको आराम से ही चलानी है। लेकिन अब तकरीबन 45 मिनट बाद हम पहुंच चुके हैं दोबारा से मुख्य हाईवे पे, और ये हमने 5वां टोल टैक्स बैरियर क्रॉस कर लिया है। मुरादाबाद पहुंच के आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता आपको रामपुर सिटी के अंदर से लेके आता है, दूसरा रास्ता आपको हाईवे से ही होके ले आता है। जिस हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं, आप इस हाईवे से डायरेक्ट मुरादाबाद तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन गूगल मैप पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आप मुरादाबाद आए वैसे इस चीज का ध्यान रखें कि क्या रास्ता आपको सिटी के अंदर से ले जा रहा है या मुख्य हाईवे से ले जा रहा है। वैसे मेन हाईवे भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। अब लीजिए हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर उत्तराखंड की पहली सिटी है। इसके साथ ही हम यूपी क्रॉस करके पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की सीमा के अंदर, और सामने ही आप देख रहे हैं एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ इस चौराहे पे। तो इस चौराहे को त्रिशूल चौक भी कहा जाता है। रुद्रपुर सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक यहाँ पे चौराहों पे था, अदरवाइज ये सिटी हमने आधे घंटे के अंदर पूरी तरह से क्रॉस कर ली थी। आधे घंटे के अंदर अब हम रुद्रपुर को क्रॉस कर चुके थे, और अब हम पहुंचने जा रहे हैं संजय वन वाले इलाके में। उस इलाके में हमें एक बहुत अद्भुत चीज देखने को मिली, थोड़ी देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब लीजिए दोस्तों, अब हम लेफ्ट टर्न लेके कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे संजय वन, और संजय वन से होते हुए हम पहुंच जाएंगे हल्द्वानी सिटी। अब ये लीजिए आ गया वो लेफ्ट टर्न, जहां से अब हमें डायरेक्शन चेंज करके हल्द्वानी की तरफ आगे जाना है, और हमने मुख्य हाईवे को अब स्किप कर दिया है। और इस पूरे सफर में अब आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि आप हिल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका काफी हरा भरा है और शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर है। रास्ते में आपको 2 जगह पे रेलवे क्रॉसिंग नजर आती हैं, और लेफ्ट साइड में ही रुद्रपुर का हॉल्ट स्टेशन बना हुआ है, जहां पे कुछ लोकल ट्रेन रुकती हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग थोड़ी देर आगे भी हमें मिलेगी। अब हम पहुंच चुका है संजय वन, और ये तांडा रेंज में आता है, और ये पूरी तरह से एक वाइल्ड लाइफ एरिया है। यहाँ पे सड़क पे आप पैदल नहीं चल सकते। और देखिए दोस्तों, रात के समय जब हम इस रूट से लौट रहे थे तो हमने क्या नजारा देखा। रोड पे आप देख सकते हैं, हमने देखे जंगली हाथी। उस समय हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन कार के डैश कैम के जो कैमरे हैं उसने इस फुटेज को कैच किया। मतलब जंगली हाथी सड़क तक आ चुके थे। देखिए सामने जंगली हाथी का बहुत बड़ा ग्रुप था, जो हमने इस रोड पे ही देखा। ये रात के समय का नजारा है, और लीजिए ये दिन का नजारा है। इस रोड पे सिर्फ हाथी ही नहीं,
शेर चीते भी आ सकते हैं, हिरन भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सावधान ही इस रोड पे रहना है, अपने शीशों को गाड़ी के बंद रखना है और पैदल तो इस रोड पे एकदम नहीं चलना है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की दूरी भी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, तो इस रास्ते पे आपको सावधान रहना है क्योंकि ये पूरा वन्य क्षेत्र है। सामने ही देखिए एक और रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है और सामने से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। इस क्रॉसिंग में हमें 10 मिनट रुकना पड़ा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं हल्द्वानी की तरफ। जंगल का इलाका अब थोड़ा सा खत्म हो रहा था। जब से हम दिल्ली से चले हैं, रोड कंडीशन हमें काफी अच्छी मिली है और गाड़ी लगातार चल ही रही है। ट्रैफिक जाम कहीं भी देखने को नहीं मिला। दोस्तों, गूगल मैप आपको दिखाता है दिल्ली से मुक्तेश्वर तक की दूरी पहुंचने में आपको सिर्फ 7 घंटे लगेगा, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप किसी होटल में रुकेंगे ही, वॉशरूम ब्रेक लेंगे ही और साथ ही साथ ड्राइव थोड़ा आराम से ही करेंगे। हमें तो 9 से 10 घंटे का समय मुक्तेश्वर पहुंचने में लग गया था। गाड़ी आपको तेज चलाने की जरूरत नहीं है, गूगल मैप के भरोसे आपको नहीं रहना है। आप जिस रफ्तार से अपनी गाड़ी चला सकते हैं उसी रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाइए, क्योंकि हाईवे काफ़ी तेज है। दिल्ली से जब से हम चले हैं वहाँ पे आप गलती ना करें, आराम से अपनी गाड़ी चलाएं, लेन ड्राइविंग करें, ओवरटेकिंग से बचें और आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। अब लीजिए, हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी सिटी। हल्द्वानी को कुमाऊं क्षेत्र का गेटवे ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। यहाँ से अब शुरुआत होती है पहाड़ों की। मैदानी इलाका उत्तराखंड का इस बेल्ट का ये आखिरी है। इसके बाद आप नैनीताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, कैंची धाम, भीमताल जैसे इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन शाम के समय जब आप इस रूट से लौटते हैं तो ट्रैफिक जाम काफी लंबा लगा होता है। फिलहाल हम आपको मॉर्निंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉर्निंग के समय आपको इस रोड पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब लीजिए, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे काठगोदाम। काठगोदाम वो जगह है जहां पे रेलवे स्टेशन यहाँ का बना हुआ है और अगर आप ट्रेन से यहाँ पे आते हैं तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे ही उतरना पड़ेगा और ये स्टेशन इस लाइन का आखिरी रेलवे स्टेशन है। अब लीजिए, हमने क्रॉस कर लिया था मैदानी इलाका और धीरे धीरे अब हम पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये रोड अब पतली होती चली जाएगी और बीच का डिवाइडर अब खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में हम पहाड़ों को टच कर लेंगे। दोस्तों, अभी जिस पॉइंट पे हम मौजूद है यहाँ भी टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री से ज्यादा और सामने आप पहाड़ देख सकते हैं। पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है और टेम्परेचर काफी कम है। अब देखिए, इस पुल को क्रॉस करने के बाद अगर आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं नैनीताल के डायरेक्शन में, लेकिन हमें यहाँ पे लेफ्ट नहीं होना। नैनीताल की हालत आज की डेट में काफी खराब है और बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे पहुंचे हुए हैं, ट्रैफिक जाम्स लगे हुए हैं। इस वजह से हम आज जा रहे हैं मुक्तेश्वर, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि नैनीताल में अगर हम जाएंगे तो फंस जाएंगे और घूमने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस वजह से हमने चुना अपने डेस्टिनेशन को मुक्तेश्वर, क्योंकि मुक्तेश्वर में जो नज़ारे हमें देखने को मिले वो कल्पना से परे थे। दोस्तों, नैनीताल तो बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। वहां पे आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बात करें तो रोड कंडीशन यहाँ भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती। लेकिन जिस वजह से लोग हिल स्टेशन जाना चाहते हैं वो है शांति और सुकून। ये यहाँ पे आपको भरपूर मिलेगा। ये रोड आपको भीमताल, पवित्र कैंची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर की तरफ आगे ले जाती है। अब धीरे धीरे हम लोग एलिवेशन गेन कर रहे थे। दोस्तों, हम दिल्ली से जा रहे हैं मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर की ऊंचाई है 7500 फीट की। 7500 फीट मनाली की भी हाइट है। तो आप सोच सकते हैं मनाली में भी आज की डेट में ठंड है और मुक्तेश्वर में भी आपको काफी ठंड मिलेगी। मनाली जाना तो काफी दूर है दिल्ली से, तकरीबन 550 किलोमीटर है, लेकिन मुक्तेश्वर आप सिर्फ 330 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं।
अब हमारे बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि नज़ारे सुंदर होते जा रहे थे और हम ऊंचाई गेन करते जा रहे थे। बाहर का टेम्परेचर भी अब थोड़ा सा चेंज होने लगा था। अभी तक जब से हम दिल्ली से चले हैं भयानक गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे नजर आने लगे हैं। आगे जाके कई जगह पे रोड थोड़े से नैरो हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से अपनी गाड़ी को इन सड़कों पे चलाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपके मन में इस सफर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं भीमताल, जो कि नैनीताल के बाद इस इलाके का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। भीमताल में स्टे करके आप नैनीताल को भी घूम सकते हैं और पवित्र कैंची धाम मंदिर भी जा सकते हैं। अब थोड़ी देर में पहाड़ों की निशानी देवदार के पेड़ भी नजर आने लगेंगे। देवदार के पेड़ हमेशा हाई एल्टीट्यूड के इलाके में ही आपको नजर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम देवदार के घने पेड़ों के बीच में, और यहाँ से शुरू होती है हमारी हिल ड्राइव। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इस वीडियो में हमने हर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है कि दिल्ली से मुक्तेश्वर तक के बीच की रोड कंडीशन कैसी है, रास्ते के नज़ारे कैसे हैं और समय कितना लगता है। मतलब हमने आपको इस पूरे ट्रिप के हर एस्पेक्ट को बताने की कोशिश करी है, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। भीमताल पहुंचने तक ये रोड आपको थोड़ी चौड़ी मिलती है, लेकिन जैसे ही आप भीमताल क्रॉस कर जाते हैं उसके आगे ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो रास्ते आपको ले जाते हैं उत्तराखंड के ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जैसे कि रानीखेत, मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा, जिस वजह से रोड की चौड़ाई आगे जाके थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन भीमताल तक आपको रोड चौड़ी मिलती है और ट्रैफिक मूवमेंट भी अच्छा खासा रहता है। दोस्तों, अभी तक की ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। हम अब काफी ऊंचाई पे आ चुके थे और यहाँ मौसम बदल चुका था, हल्की हल्की ठंडक अब लगने लगी थी। भीमताल के बारे में विशेषता यह है कि ये झील नैनीताल से भी ज्यादा बड़ी है, और भीमताल के इलाके में आपको कई सारे एक्टिविटीज करने का मौका भी मिलता है। इस पूरे सीरीज में हम आपको मुक्तेश्वर के अलावा अल्मोड़ा के भी सारे टूरिस्ट प्लेस दिखाने जा रहे हैं। मुक्तेश्वर में आपको देखने को मिलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चौल की जाली और भालूगढ़ वाटरफॉल्स। वीकेंड्स में मुक्तेश्वर के इन स्पॉट्स पे थोड़ी भीड़ होती है, तो अगर आप वीकडेज में मुक्तेश्वर के इन स्पॉट्स को घूमना चाहें तो आप जरूर आ सकते हैं। लेकिन मुक्तेश्वर में अगर आप स्टे करना चाहें तो आप सैटरडे संडे भी आ सकते हैं। मुक्तेश्वर में अगर आपको ठंड का एहसास करना है तो आप किसी भी दिन पहुंच जाइए। हम सैटरडे के दिन ही जा रहे थे। दोस्तों, मुक्तेश्वर में हमने तकरीबन 15 घंटे का समय बिताया, लेकिन इतना समय हमारे लिए इस पूरे ट्रिप का सबसे ज्यादा गोल्डन मोमेंट था। अगर आप मुक्तेश्वर में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको अपना होटल भी दिखाएंगे, होटल का प्राइस भी बताएंगे और होटल की सारी फैसिलिटीज भी दिखाएंगे, और होटल की लोकेशन भी आप देखेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। हम आपको उस होटल में रहने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो होटल मुक्तेश्वर के भी एक आउटर लोकेशन में बसा हुआ था, मुक्तेश्वर सिटी से थोड़ा सा दूर, जिस वजह से वहां पे इस भीड़ भाड़ के समय भी इतनी ज्यादा शांति थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल हर आदमी घूमने फिरने का शौकीन हो गया है, और अगर आपके पास गाड़ी है तो ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं तो हर वीकेंड आपको यही मन करता है कि हम पहाड़ों की यात्रा कराएं इस वीकेंड। हिल स्टेशन की हालत आज की डेट में खराब हो चुकी है। फेमस हिल स्टेशन
में तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं। कुछ ही हिल स्टेशन अब बचे हैं जहाँ पे जाने लायक कंडीशन बच चुकी है फैमिली लेके, क्योंकि फैमिली के साथ आपको शांति के पल बिताने हैं। बच्चों को घूमने से मतलब नहीं है, बच्चों को स्टे फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए और अच्छी लोकेशंस मिल जाए जहाँ पे थोड़ी सी शांति उनको मिल जाए और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, ऐसी जगह लोग चाहते हैं। जिस वजह से मुक्तेश्वर आप एक ऐसी जगह मान सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बेझिझक किसी भी वीकेंड पहुंच सकते हैं। अब लीजिए हम पहुंच चुके हैं इस इलाके की सबसे बड़ी झील भीमताल। भीमताल में आपको रहने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोकेशन वाइज ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों आज की डेट में भीमताल भी काफी ज्यादा क्राउडेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो हम जा रहे हैं भीमताल से आगे इसी वजह से। अगर आप पवित्र बाबा नीम करोली के आश्रम मतलब कैंची धाम जाना चाहते हैं तो वहां का रास्ता भी भीमताल से होके ही आगे गुजरता है। अब भीमताल हमने क्रॉस कर लिया था और गूगल मैप ने हमें एक रास्ता दिखाया जो थोड़ा शॉर्टकट था, और ये रास्ता अब हमें ले जाएगा भोवाली तक। फिलहाल हम भीमताल के इलाके में ही मौजूद हैं और ये शहर काफी बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आपको रहने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप भीमताल की प्लानिंग कर रहे हैं आने की तो आप भीमताल भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको महंगे से महंगे होटल और सस्ते से सस्ते स्टे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधा अवेलेबल है और घूमने के लिए भीमताल का सुंदर नजारा तो आपके सामने हमेशा रहता ही है। भीमताल में रह के आप कंप्लीट नैनीताल को भी कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ नीम करोली आश्रम भी जा सकते हैं। दोस्तों इस पूरी सीरीज में हम आपको एक से बढ़ के एक नजारे दिखाने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मुक्तेश्वर से आगे आपको लेके जाएंगे पवित्र जागेश्वर धाम मंदिर तक। और मुक्तेश्वर से जागेश्वर धाम मंदिर के बीच का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ अल्मोड़ा के सारे पवित्र धाम आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि डोल आश्रम, कसार देवी मंदिर और पवित्र चितई गोलू देवता मंदिर। इतना सारा कुछ हमने सिर्फ 3 दिन और 2 रात में कवर किया था। तो अगर आप ये सारी जगह घूमना चाहते हैं और हमारे रूट को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। इस पूरे सफर में हमने सिर्फ 3 दिन के अंदर बहुत कुछ घूम लिया था, साथ ही साथ रेस्ट भी भरपूर किया था। दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें रेस्ट करना भी जरूरी है और खाने पीने और स्टे की फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस सीरीज में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको इस ट्रिप में क्या क्या करना चाहिए। इन नज़ारों को आप क्या कहेंगे दोस्तों, प्लीज कमेंट्स में आप अपने राय जरूर दें। अब हम पहुंच चुके हैं भोवाली के इलाके में। भोवाली के इलाके में पहुंच के ठंड अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था और थोड़ी देर आगे अब भयंकर बारिश भी शुरू होने वाली थी। देखिए दोस्तों अब इस सड़क पे आपको ट्रैफिक काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट भीमताल के इलाके में ही रुक जाते हैं। अगर आप असली ट्रैवलर्स हैं तो आपको भीमताल के आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज की डेट में भी काफी कम टूरिस्ट आ रहे हैं अगर दूसरे हिल स्टेशन के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो हमने भी आपके लिए चुना है, अपने लिए चुना है एक ऐसा हिल स्टेशन इस ट्रिप में जिसकी आपको बहुत जरूरत है अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो। दोस्तों इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन सामने आपको थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा है क्योंकि मौसम आगे जाके क्लाउडी हो चुका था। अदरवाइज इस समय काफी धूप होती है।
दिल्ली से चले हुए हमें तकरीबन 8 घंटे का समय हो चुका था। रास्ते में हमने 2 जगह पे वॉशरूम ब्रेक लिया, मतलब आधा घंटा का 2 जगह पे हमने ब्रेक लिया। अदरवाइज लगातार हम गाड़ी चला ही रहे थे। अगर आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं 70 से 80 की स्पीड में हाईवे पे और इस रोड पे 20 से 40 की स्पीड परमिसेबल है, तो आप यहाँ पे 7 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। रास्ते में इस जगह पे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जाम देखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बना हुआ है और पुल के पास एक ट्रक खराब हो गया था, जिस वजह से ट्रैफिक जाम थोड़ा सा लंबा हो गया और आधे घंटे का समय हमें इस ट्रैफिक जाम में देना पड़ा। अब लेकिन ट्रैफिक क्लियर हो चुका था और इस ब्रिज को अब क्रॉस करके हम पहुंचने जा रहे हैं मुक्तेश्वर के इलाके में। दोस्तों, इस पूरे रूट पे आपको उत्तराखंड पुलिस के जवान हर चौक चौराहे पे मौजूद दिखते हैं और ट्रैफिक को संभालते नजर आते हैं। इस रोड से अगर आप सीधे जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं मेन मुक्तेश्वर शहर में, जहां पे आपको देखने को मिलता है पवित्र मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और चौल की जाली। लेकिन हमारा जो होटल था, हमारा जो कॉटेज था, वो इस रोड से लेफ्ट लेके था। मतलब अब हम इस रोड को थोड़ी देर में छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे अपने कॉटेज के डायरेक्शन में। लेकिन मुक्तेश्वर का ही एक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिसे कहा जाता है भालूगढ़ वाटरफॉल, वो उस रोड पे ही मौजूद था, जिसके लिए आपको वहां जाना ही पड़ेगा अगर आप मुक्तेश्वर स्पेशली घूमने के लिए आए हैं तो। इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे लगभग, लेकिन 5 बजे मुक्तेश्वर में बहुत जबरदस्त बारिश हो चुकी थी। उस समय हमने रिकॉर्डिंग अपनी बंद कर दी थी, लेकिन उस बारिश ने यहाँ का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री और ज्यादा गिरा दिया था। दोपहर में ही आपको स्वेटर और जैकेट पहनने की नौबत आ चुकी थी। 3 बजे का समय था और थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे काफी बारिश हो चुकी थी और बार बार हमें अपने वाइपर्स को चलाना पड़ रहा था, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की छींटें आ ही नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद है कि अगर आप अपनी फैमिली को लेके मुक्तेश्वर के ट्रिप पे आते हैं तो आपको किस टाइप की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। हम भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुक्तेश्वर जा रहे थे। ये पूरी ट्रिप काफी कंफर्टेबल थी और गाड़ी चलाने में कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं हुई। 8 से 9 घंटे अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो आराम से आप पहुंच सकते हैं 3 से 4 बजे तक। आपको सुबह दोस्तों इसलिए भी निकलना चाहिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। इस रोड पे आप रात के समय अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सड़कें दिन के समय जितनी सुंदर लगती हैं, रात के समय उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अंधेरे में आपको ये रोड नजर प्रॉपर नहीं आती है। दोस्तों, अगर आप मुक्तेश्वर या इस तरह की किसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन में अपना होटल बुक करते हैं तो आप इन जगहों पे उजाले में ही आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे आपको ट्रैफिक काफ़ी कम मिलता है, लोग बहुत कम दिखते हैं और अगर रात हो जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सड़क आप देख ही सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको डैमेज भी मिलती है, क्योंकि ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। जो सामने काली गाड़ी आप देख रहे हैं, ये भी हमारे ही रिलेटिव्स की गाड़ी है। हम 2 गाड़ियों से मुक्तेश्वर घूमने आए थे। ये रोड हमें हमारे होटल तक ले जाने वाली थी और इसी रोड पे पड़ता है मुक्तेश्वर का फेमस भालूगढ़ वाटरफॉल्स। अभी हम मुक्तेश्वर की मेन रोड स्किप कर चुके हैं और ये अंदर की रोड है, जिस रोड पे हमें 4 से 5 किलोमीटर जाके अपना होटल मिला। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहें, मुक्तेश्वर में जिस जगह पे हमने स्टे किया था उस जगह का जवाब नहीं था, क्योंकि उस जगह पे जितनी शांति का एहसास हमें मिला वैसा शायद मुक्तेश्वर सिटी में रहने पे भी हमें नहीं मिलता है। इस समय हम तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पे हैं और यहाँ पे मौसम काफी ठंडा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ के होटल स्टाफ ने बताया कि इस जगह पे बारिश 1 जून से ही चालू हो चुकी है और हर दिन यहाँ पे बारिश होती है। इस रोड पे कंडीशन थोड़ी सी डैमेज है, आपको थोड़ा आराम से यहाँ पे गाड़ी को चलाना पड़ेगा। वैसे कई जगह पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शायद आने वाले दिनों में ये रोड भी काफी स्मूथ हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे रोड
थोड़ी सी टूटी फूटी ही आपको कुछ देर देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इन नज़ारों के सामने आप रोड की बुरी कंडीशन भी भूल जाएंगे, क्योंकि नज़ारे बहुत ही सुंदर थे और जिस पर्पज से हम दिल्ली की भयंकर गर्मी से निकल के यहाँ पे आए थे वो सॉल्व हो चुका था। दिल्ली में हम 45-50 डिग्री का टेम्परेचर छोड़ के आए थे और यहाँ पे हम 10 से 15 डिग्री के टेम्परेचर में एक ही दिन में पहुंच चुके थे, वो भी अपनी गाड़ी से। हम इसी पर्पज से आए थे कि एक ऐसी ऑर्बिट डेस्टिनेशन पे जाना है जहाँ पे हमारे अलावा बहुत ही कम लोग हमें देखने को मिले, साथ ही साथ ठंड का अच्छा एहसास भी हो और शांति भी हो। वैसा ही हुआ मुक्तेश्वर में। जिस जगह पे हमने बाय डिफॉल्ट स्टे किया था वो जगह बहुत ही अच्छी थी। अब लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर के फेमस भालूगढ़ वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाती है और अगर आप मुक्तेश्वर में लंबा स्टे करने के लिए आए हैं तो आप भालूगढ़ वाटरफॉल जरूर आ सकते हैं। भालूगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है अप एंड डाउन। फैमिली या बच्चों के साथ, मतलब बुजुर्ग लोग या बच्चों के साथ थोड़ी सी कठिनाई आपको ट्रैकिंग में हो सकती है, अदरवाइज ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हमारा यहाँ पे जाने का आज इरादा नहीं था, तो हम अपने होटल की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। हमने जहाँ स्टे किया था इसकी दूरी भालूगढ़ वाटरफॉल से तकरीबन 2 किलोमीटर की थी। इस समय शाम के 4 बज चुके थे और देखिए दोबारा से धूप निकल आई है। बीच में आपको थोड़ी देर पहले अंधेरा देखने को मिल रहा था क्योंकि काफी ज्यादा क्लाउड्स आ चुके थे, बादल आ चुके थे, लेकिन दोबारा से बादल साफ हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों 5 बजे के लगभग मुक्तेश्वर में जहाँ पे हमने स्टे किया था और इस पूरे इलाके में बहुत जबरदस्त बारिश हुई जो कि तकरीबन 7 बजे शाम तक चली। अब लीजिए हम पहुंच चुके हैं 4 बजे ठीक अपने होटल के डेस्टिनेशन पे। और लीजिए दोस्तों, देखिए मुक्तेश्वर के इस शानदार नज़ारे को, और बारिश अभी जबरदस्त हो रही है। बारिश बंद होने के बाद दोबारा से हमने इस व्यू को कैप्चर किया। पहाड़ों में मौसम हर पल बदल जाता है, कभी बहुत तेज बारिश तो कभी अचानक से धूप, लेकिन इस धूप में भी काफी ठंडक थी। और ये नज़ारे आप देख रहे हैं हमारे होटल के। ये है हमारा होटल का रूम जिसका कॉस्ट हमें 2500 रुपए एक रूम का देना पड़ा। होटल के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है और हमने यहाँ पे 2 रूम लिए। टोटल हमें 5000 का कॉस्ट देना पड़ा। होटल के अंदर आप देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसका वॉशरूम भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशरूम के अंदर आपको गीजर लगा मिल जाता है। एक छोटा टीवी भी रूम में आपको मिल जाता है, साथ ही साथ ऊपर सीलिंग फैन भी मिल जाता है, लेकिन उसको चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। रूम कंडीशन काफी साफ सुथरा था और आप देख ही सकते हैं इसके अंदर अब बच्चों को कुछ ही देर में एंजॉय आने वाला था। यहाँ सिर्फ दोस्तों रूम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इंडोर प्ले करने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। सामने ही इसके बहुत सुंदर सा लॉन भी है। अभी हम सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। कमरे सिर्फ इसमें 3 ही हैं, लेकिन ये स्पेस काफी ज्यादा इस होटल का आपको देखने को मिल जाता है। अंदर देखिए बच्चे हमारे टेबल टेनिस का एंजॉय ले रहे हैं इस कमरे के ग्राउंड फ्लोर पे। देखिए अंदर ही आपको इस तरह का प्ले एरिया भी मिल जाता है, साथ ही साथ आप यहाँ पे बैठ के कुछ पल बिता भी सकते हैं। कैरम बोर्ड भी यहाँ पे मिल जाता है और बहुत कुछ है। मतलब कुल मिला के 2500 रुपए के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। खाने पीने का प्राइस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन पे जहाँ आज के डेट में सारे होटल्स के रेट 10 गुना बढ़े हुए हैं, वहीं ये आपको होटल सिर्फ 2500 रुपए पर रूम पे मिल जाता है। रूम टूर और होटल टूर तो हमने आपको अब करा दिया। ये आप देख सकते हैं इस होटल की पार्किंग और सामने की सड़क भी आप देख सकते हैं। हमारे अलावा यहाँ पे बहुत कम लोग रुके हुए थे। ये है होटल की कैंटीन। यहाँ पे आपको खाना थोड़ा एडवांस में ऑर्डर करना पड़ता है। अभी आप होटल का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर देखेंगे और अगर आप इस होटल में रुकना चाहें तो आप उन नंबरों पे कॉल करके होटल में आ सकते हैं। शाम का समय था और ये था हमारे बच्चों का स्नैक्स टाइम। तो इस होटल में आपको स्नैक्स भी मिल जाते हैं, चाउमीन, नूडल्स, ये सब मिल जाते हैं।
देखिए बच्चों को नूडल्स का एंजॉय ले रहे हैं और सामने ही जो व्यू आपको नज़र आता है इस होटल की, इस रेस्टोरेंट की खिड़की से, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब थोड़ी देर में रात होने जा रही है और समय आ गया था डिनर का। डिनर से पहले अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे बैडमिंटन का एंजॉय ले रहे हैं इस होटल के रूफटॉप पे। रात के समय पहाड़ों का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब चलिए लेके चलते हैं आपको डिनर टेबल पे। दोस्तों इस होटल में खाने पीने के कॉस्ट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 500 रुपये में 2 आदमी यहाँ पे जम के खा सकते हैं और खाना यहाँ पे आपको घर जैसा स्वादिष्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मेन्यू में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना भी कुछ है काफ़ी स्वादिष्ट है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।